नमस्कार साथियों। हार्ट टॉक इंडिया के लाइव सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बंगाल चुनाव पर आपसे बातचीत करने वाला हूं, क्योंकि बंगाल चुनाव में जो 8 चरण होने हैं चुनाव में, उसका पहला चरण जो है वो 27 मार्च यानी शनिवार के दिन वो भी बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। और इस समय पूरे बंगाल के चुनाव के संदर्भ में अगर भारतवर्ष में चर्चा हो रही तो नंदीग्राम की हो रही है। और नंदीग्राम में बिल्कुल सही बात है कि बंगाल की जो शेरनी कही जाती हैं ममता बनर्जी वहाँ अपनी किस्मत आजमा रही हैं, या यूँ कहें कि जिस मनोबल के साथ और जिस विल पावर के साथ वो बंगाल में तीसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर आने की बात सोच रही समझ रही हैं, और तमाम वो राजनीतिक हथकंडे जिसको कोई भी राजनीतिक दल का कोई भी तेज तर्रार नेता अपनाता है, ये कम से कम भारतीय राजनीति को ध्यान में रखकर तो कहा जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो उसमें आप कह सकते हैं कि इस लीग से अलग होते हैं। तो इस समय ममता दीदी जो है हर जगह जहां जा रही हैं, वो डायस पे जब पहुंचती हैं, मंच पर पहुंचती हैं, तो उनका बैठने का एक ही अंदाज होता है। अब जो कुर्सी है उनकी और ऊंची हो गई है, और सीधे सीधे अपने फ्रैक्चर्ड पैर को जनता को दिखाती हैं। तो उसको जनता देख करके कितना ममता बनर्जी के प्रति, अपने शेरनी के प्रति, उसको अपनी बेटी के प्रति कितना सिंपैथी होता है, ये तो चुनाव में 2 मई के मतगणना के दिन पता चलेगा। लेकिन 27 मार्च को पहली टेस्टिंग है। और चूंकि ये इस चुनाव में आपने साफ साफ देखा कि किस तरह से राजनीतिक मुद्दे सेट किए गए, और एक आप कह सकते हैं कि पूरा चुनावी माहौल किस तरह से दीदी वर्सेस मोदी, और या यूं कहें टीएमसी वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस टीएमसी। तो इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम में अभी तक जो बातें आई हैं, वो सारी लड़ाई भाजपा वर्सेस टीएमसी के बीच दिख रही है। और मैंने जैसा कि जब भी मैं बंगाल के मुद्दे पर आपसे चर्चा करता हूं, तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि मैंने बराबर ये बात कही है कि ममता एक राजनीति में जिस तरह से जमीन से जुड़ी हुई नेता कही जा सकती हैं, अगर नेताओं की बात की जाती है तो उसमें मैं पूरे दमखम के साथ कह सकता हूं कि ममता में वो पावर है। लेकिन जिस तरह से वो ये चुनाव लड़ रही हैं, और जिस आक्रामक और ओवर कॉन्फिडेंस में शुरुआत में आकर के उन्होंने भाजपा को हल्के में लिया, और जय श्री राम के नारे के साथ उन्होंने जो गुस्सा और आक्रोश दिखाने की कोशिश की, उसका भी उनको राजनीतिक फायदा मिलता हुआ दिख रहा था। वो उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति में ला दिया उस तरह के विरोध ने। और यकीन मानिए आज हर मंच पर वो पहुंचकर जिस गलत तरीके से, मैं फिर कहूंगा, चंडी पाठ वो बिल्कुल गलत तरीके से करती हैं, जिस तरीके से वो चंडी पाठ का उच्चारण करती हैं। हालांकि वो महिला शक्ति की स्वयं प्रतिनिधि हैं और शक्ति का आह्वान करती हैं। अच्छा है, माँ दुर्गा की स्तुति में के 1-2 श्लोक बिल्कुल वो सही तरीके से कहती हैं, ये ठीक है। लेकिन हाँ, चंडी पाठ का जो विधान है वो बिल्कुल उसका तौर तरीका, या तो राजनीतिक विश्लेषक उसको गलत तरीके से समझाते हैं, और ममता भी जो मंच से प्रस्तुत करती हैं वो भी गलत तरीके से है। लेकिन जय श्री राम वर्सेस शक्ति का जो एक खेल, ये चुनावी जो द्वंद्व दिख रहा है, उसकी भी टेस्टिंग 27 मार्च से शुरू हो जाएगी पहले चरण में। ये सारी बातें हैं, और एजेंडा भी सेट हुआ। आप तो दोनों पार्टियों का आप कह सकते हैं कि जो घोषणा पत्र है, एक ने घोषणा पत्र जारी किया और दूसरे ने उसके हिसाब से, अर्थात भाजपा के हिसाब से, वो संकल्प पत्र है। और संकल्प पत्र के प्रति कम से कम मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म में यह दिखाने की जरूर कोशिश की है कि जो वो संकल्प करते हैं उसको करने का वो पूरा दमखम रखते हैं, और पूरा करने की जो कवायद होती है वो 95% से अधिक है। जिन मुद्दों पर वो भाजपा जो है वो जाकर के संकल्प पत्र में बिल्कुल जोर दे करके बात कहती है। इसलिए सीए का मुद्दा जो है वो बंगाल में बिल्कुल प्रभावी हो गया। भाजपा के घोषणा पत्र जारी किए जाने के बाद महिलाओं के संदर्भ में ढेर सारी बातें कही गई हैं, किसानों के संदर्भ में ढेर सारी बातें कही गई, और उन किसानों को पूरी तरह से अपनी तरफ करने के लिए भाजपा ने जितना आप कह सकते हैं कि
धन और पूरे साथ देने के साथ इन दोनों मुद्दों के साथ जिस तरह से किसानों को अपने साथ करने की कोशिश कर रहे, इससे यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा को कितना विश्वास है कि किसान, बंगाल के किसान उसके साथ आएंगे। ये भी टेस्टिंग होनी है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जब किसान आंदोलन चलता था तो मैं ये बात कहता था कि 5 राज्यों के चुनाव में और विशेष करके बंगाल में यह स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में किसान का जो मुद्दा है वो क्या है और भाजपा की जो रणनीति है किसानों के संदर्भ में वो कितनी कारगर है या उसमें कितना दमखम है, उसकी टेस्टिंग हो जाएगी। और इसके लिए टीएमसी और भाजपा आमने सामने है, बहुत ही सख्त लड़ाई है, संघर्ष है, द्वंद्व है और टेंस स्थिति है। लेकिन एक बड़ा सवाल है जिस मुद्दे पर मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं कि आखिर में कांग्रेस की स्थिति क्या है। मैं ये बहुत कौतूहलवत, उत्सुकतावत और ये आपसे भी मैं जानना चाहता हूं। और मैंने कहा था कि जो राहुल गांधी पूरे किसान आंदोलन को लेकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे और अब तो साबित हो चुका कि कांग्रेस की भूमिका कितनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट उनकी रही है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया कह सकते हैं आप, हालांकि अभी वो पूर्व अध्यक्ष हैं, लेकिन हाँ वो वरिष्ठ नेता तो कांग्रेस के है ही हैं। और G23 नेताओं के अलग हो जाने के बाद एक तरह से इस चुनाव के परिदृश्य में तो कहीं देख नहीं रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि पार्टी से अलग हो गए, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में राहुल और सोनिया हैं। आसाम में तो वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बंगाल क्यों नहीं पहुंचे, एक बड़ा सवाल है। इसलिए कि बंगाल वो वास्तव में जाकर के गेन करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ सीधा मोर्चा खोले हुए हैं और दूसरी तरफ कांग्रेस को यह डर है कि अगर ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला गया तो ममता बनर्जी की आक्रामकता कहीं बीजेपी को बहुत ज्यादा फायदा न दे दे। और अगर वहां पर जिस तरह से एक तरह से केंद्र की तरफ से अर्थात हाई कमान की तरफ से, कांग्रेस हाई कमान की तरफ से ममता को प्रोटेक्शन या ममता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और यह विडंबना है कांग्रेस की राजनीति का कि कांग्रेस मजबूरी में है कि करे क्या। उन्होंने सेक्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया SFI जो सीधे सीधे कट्टरपंथी मुसलमानों का एक संगठन है उसके साथ गठजोड़ कर लिया। हालांकि वो सीधा गठजोड़ जो है वो बताते हैं कि वो वामपंथियों के साथ है, मार्क्सिस्टों के साथ, वामपंथियों के साथ गठबंधन किया। लेकिन कांग्रेस का ये गठबंधन बंगाल के चुनाव में कहीं दिख ही नहीं रहा। और राहुल गांधी में अगर इतनी ताकत है तो आज वो बंगाल जाकर के और प्रधानमंत्री भाजपा के खिलाफ सीधा मोर्चा खोल सकते हैं, लेकिन वो वहां ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसा नहीं करने की स्थिति उनकी क्यों नहीं बन रही, इसलिए बंगाल में वो जानते हैं कि अगर वो पहुंचे तो स्थिति क्या होनी है। और जिन सीटों पर उनको लग रहा है 5 से 10 सीट पाने की उनकी स्थिति बन रही है वो भी खराब हो सकती है, क्योंकि न वो ममता को निगल सकते हैं न वो उगल सकते हैं, वो वाली बात है। और मजबूरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप कह सकते हैं, कम से कम राहुल गांधी या सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी ये चाहती हैं कि अगर कांग्रेस को फायदा ना हो तो ममता को फायदा मिलने दिया जाए। अधीर रंजन चौधरी एंड टीम जो है, जो काम कर रही है वहां, वो अपना काम करें। तमाम नेता हैं स्टार प्रचारकों में जो बंगाल में जाने के लिए और जा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक गायब है। और बहुत अंत में आप जाएंगे, बड़ा सवाल यह है कि 27 मार्च को पहला वोटिंग का जो पहला फेज है वो संपन्न होगा। इसके पहले राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं, और वो बातें, वो अंदाज मोदी के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ जो उनको अब करना चाहिए, जिसको बंगाल की जनता जानना चाहती है। एक सबसे बड़ी पुरानी पार्टी जो कांग्रेस, जिसका जनाधार रहा है, मार्क्सिस्टों के समय में भी एक विपक्षी, प्रमुख विपक्षी की भूमिका में कांग्रेस हुआ करती थी, आज राहुल गांधी वहां पर चुनाव के समय पहुंच ही नहीं रहे हैं। यही विडंबना, यही कमजोरी शायद राहुल गांधी कभी न समझ पाए और न समझेंगे, क्योंकि संगठन के स्तर पर इतने कमजोर यह पार्टी है कि अधीर रंजन चौधरी को मनमानी करने के लिए, या जिस अंदाज में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ आक्रामक होकर के कांग्रेस की नैया को एक स्तर तक सम्मानजनक स्थिति में पहुंचाने का दावा कर रहे हैं, उसमें कोई दम है नहीं, ये सबको मालूम है।
असली लड़ाई टीएमसी और भाजपा के बीच में है, और उस लड़ाई में कभी चित और पट किसकी होगी, ये खेल अगर कांग्रेस खेल रही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, कि उस स्थिति में जब ममता की सीटें कम होंगी और गठबंधन की सीटें इस तरह की आ जाएंगी तो ममता दीदी के साथ पोस्ट पोल अलायंस की स्थिति बन सके, इसलिए बहुत ज्यादा मीन मेख या तीर न चलाए जाए। हो सकता है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सोनिया गांधी के दिमाग में भी ये भी हो, क्योंकि ये तो है कि इनको इतना पता चल चुका है कि भाजपा की जो स्थिति है वो इस पूरे मामले में अगर क्लियर मेजॉरिटी भाजपा को नहीं मिलती तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट की स्थिति तो अब बन चुकी है। और कांग्रेस इसलिए आने वाले समय का अर्थात 2 मई के बाद की स्थिति का एक ऐसा खाका तैयार कर लेना चाहती है जिसमें कम से कम ममता दीदी के साथ एक बेहतर तालमेल के साथ बहुत अच्छे बार्गेनिंग की जा सके और बहुत कम मेहनत पे ज्यादा गेन किया जा सके। कांग्रेस इस रणनीति पर और विशेषकर राहुल और प्रियंका की वहां पर एंट्री न होना इस बात का साफ साफ संकेत दिखाता है, साफ साफ ये सूचित करता है कि राहुल और प्रियंका को यह पता चल चुका है कि बंगाल में कांग्रेस का बूता क्या है, उसकी कितनी स्थिति है और किस स्थिति से वो आगे बढ़कर कहां तक पहुंच सकती है। यकीन मानिए अगर राहुल गांधी वहां पर पहुंच करके ज्यादा आक्रामक होते और एक तरह से प्रधानमंत्री के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ आक्रामक होते तो कम से कम उनकी जीवट शक्ति या उनकी ताकत का एहसास करती जनता। लेकिन कांग्रेस के इन 2 स्टार प्रचारकों की नदारद होने की स्थिति बहुत कुछ जाहिर कर रही है कि वास्तव में बंगाल का चुनाव किन के बीच किन मुद्दों पर और किस स्तर पर जाकर के लड़ा जाएगा। तो यह है बंगाल की स्थिति। रही बात असम की, तो असम में कांग्रेस ये मानती है कि वो एक प्रमुख विपक्षी पार्टी है और वो भाजपा को हरा सकती है AIUDF बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है उसके भरोसे। और वहां भी जिस हिसाब से बदरुद्दीन अजमल पर एक तरह से आप भरोसे पर या उन पर निर्भर हो गई है, वहां भी उसकी आत्मनिर्भरता नहीं दिख रही है। इसलिए प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो आक्रमण कर रहे हैं बीजेपी के पिछले 5 साल के शासन में, वो उतना दमदार नहीं हो रहा है। उसका फायदा ज्यादा अजमल को मिलेगा, कांग्रेस को उतना मिलेगा, इसमें भी संदेह है। इसलिए पूर्व के इन 2 राज्यों में जहां पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को वो भी किसान आंदोलन के बाद जिस सिंपैथी को गेन करने की उनकी चाहत थी और उनका आकलन था, तो बंगाल और असम में तो उनको हर एक कंस्टिट्यूएंसी में पहुंचने की स्थिति होनी चाहिए थी या बननी चाहिए थी, या ये स्थिति बनाई जानी चाहिए थी, नहीं बनी और ऐसा नहीं हुआ। आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस इस स्थिति में क्यों नहीं पहुंच पा रही है। अंदरूनी कलह, अंदरूनी लड़ाई, संगठन के स्तर से बहुत ज्यादा कमजोरी और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को यह सहज अनुमान लगा लिया है और उनको बता दिया गया है कि वास्तव में उनकी ताकत कितनी है। और मत भूलिए कि इसी 2 मई के बाद जब 5 राज्यों के सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे और मई खत्म होने के बाद राहुल गांधी को अध्यक्ष भी बनाया जाना है, जो तय हो चुका है, तो पार्टी की फजीहत ऐसा लग रहा है कि कम से कम कुछ केरल में बेहतर स्थिति हो सकती है और तमिलनाडु में भी गठबंधन के सहारे, डीएमके के सहारे भी कुछ इज्जत बच सकती है। और असम में भी कांग्रेस को अनुमान है कि एक अच्छी स्थिति में कांग्रेस लड़ाई लड़ सकती है। लेकिन किसी भी जगह कांग्रेस को इस बात का भरोसा नहीं है कि वो अपनी ताकत पर भाजपा को न सिर्फ हराएगी बल्कि वहां की सत्ता हासिल करेगी। यह है विपक्ष की राजनीति में जब राहुल गांधी मोदी पर सीधा वार करते हैं, तब उस वास्तविकता की स्थिति जिसको मैं आज कह रहा हूं और मैंने पहले भी कहा था, जब किसान आंदोलन में राहुल गांधी आते थे, बोलते थे कि घर घर आग लग जाएगी, किसान नहीं माफ करेगा। मोदी हर एक मीटिंग में जा रहे हैं और खुल करके किसानों के लिए कितनी बातें कह रहे हैं, उनको जो जन समर्थन दिख रहा है। अभी तो वोटिंग हुई नहीं, ये तो 2 मई के बाद पता चलेगा। लेकिन उस भीड़ को राहुल क्यों नहीं इकट्ठा कर पाए, जबकि टिकैत उसके पहले वहां पहुंच चुके थे।
आखिर में जिस जमीन को बनाने की इतनी बड़ी कोशिश हुई, राहुल गांधी उस बंगाल की धरती पर क्यों नहीं उतर पाए आज तक, अभी तक? वो 27 के पहले 25 तक पहुंच जाएं, ये मैं नहीं कह सकता, हो सकता है 26 को भी वो पहुंचे और कुछ डोर टू डोर वो संपर्क करें लोगों से। लेकिन यकीन मानिए, कांग्रेस की राजनीति और कांग्रेस की ताकत और उसकी विडंबना पूर्ण स्थिति का आकलन और उसका सहज अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है। इस लाइव में इतना ही। अगर आपको ये लाइव पसंद आया हो तो प्लीज आप हमें फेसबुक पेज हार्ट टॉक इंडिया पर फॉलो करिए और हमारे यूट्यूब चैनल हार्ट टॉक इंडिया को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।